नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटेलिजेंस के बारे में। जानेंगे क्या है इंटेलिजेंस, कितने टाइप की मानी गई है और क्या डिफरेंस होता है नॉलेज और इंटेलिजेंस में। फिर चर्चा करेंगे क्या होता है IQ, किसने इसकी खोज की और क्या यूज़ है IQ का। और इसके बाद चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जी हाँ, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, ये तो बहुत कठिन है, बहुत सिलेबस है पढ़ने को, और बस सोचते सोचते ही हम हताश होकर बैठ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जब तक हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे तब तक मंजिल के पास ही नहीं पहुंचेंगे और तब तक ऐसा ही लगता रहेगा कि पता नहीं कितना कठिन है। लेकिन जब हम प्रयास करते करते उसके पास तक पहुंचते हैं तब सब कुछ आसान लगने लगता है। पीछे जितने भी पड़ाव पार करते जाते हैं वो सब आसान लगने लगते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का चैप्टर है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इंटेलिजेंस या बुद्धि, इस वर्ड का यूज़ हम हमेशा ही अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में करते ही हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए हम कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है या फिर इंटेलिजेंट नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि क्या है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये कोई पावर है, क्या इसका कोई रिलेशन है ब्रेन से, या कोई प्रोग्रेसिव थिंग है ये। तो इंटेलिजेंस को कई तरह से समझा जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर में हम कह सकते हैं कि जिस मेंटल एलिमेंट की वजह से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी या सीखने की क्षमता में अंतर दिखाई देता है, डिफरेंस दिखता है उन आपस में, या जिस एलिमेंट के कारण किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंडिविजुअली डिफरेंस शो होता है, या जिस तत्व की वजह से या एलिमेंट की वजह से उनकी मेमोरी में डिफरेंस दिखाई देता है। मतलब सबको एक जैसा नहीं, कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, कुछ जल्दी याद रख लेते हैं, किसी को जल्दी याद हो जाता है, तो अंतर होता है। और उसी अंतर को समझने के लिए, समझाने के लिए हम जो एक्सप्लेनेशंस देते हैं उसी को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं या बुद्धि कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है, मेंटल एलिमेंट है, जिसकी वजह से दो बच्चों को एक ही ढंग से पढ़ाने पर उनके समझने के स्तर में या उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफरेंस होता है, अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से दो लोगों की मेमोरी में डिफरेंस दिखाई देता है। और इसी वजह से दो लोग एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग ढंग से सॉल्व करते हैं। सबकी सोचने की, समझने की और समाधान की क्षमता अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस एक एक्सप्लेनेशन है या कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि केवल एक क्वालिटी टाइप है जो एक दूसरे से अलग बना देती है। यही बुद्धि के आयाम होते हैं, ये डायमेंशंस कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम किसी बच्चे की इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। जैसे किसी भी प्रॉब्लम को वो किस तरह से सॉल्व कर पा रहा है, उसकी रीजनिंग कैसी है, किस मेथड को यूज़ कर रहा है वो। तो इन सभी डायमेंशन से या आयाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा। इसी तरह हम इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उसको मापने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस की बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि टर्मन ने कहा, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे कह सकते हैं कि बुद्धि कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, आप उसे देख पाएँ। मतलब वो एक एक्टिविटी के थ्रू या परफॉर्मेंस के थ्रू ही आपको दिखाई देती है, आइडियाज़ में होती है। इसी तरह से बर्ड कहते हैं, इंटेलिजेंस इज इनिशिएट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। मतलब बुद्धिमान वो है जो खुद को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बर्ड कहते हैं। और इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, मतलब सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर इंटेलिजेंस की, तो ये एक जन्मजात होती है, मतलब हेरिडिटी से मिलती है, बाय बर्थ क्वालिटी है। जबकि जो बुद्धि और ये वो पावर है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन कर सकता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और समझकर मस्तिष्क को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, बात करते हैं ज्ञान में और बुद्धि में क्या अंतर है। तो ज्ञान मतलब जो बुद्धि होती है वो स्थिर होती है,
जो नॉलेज है वो एक्वायर होती है या अर्जित करने से बढ़ती है। बुद्धि या इंटेलिजेंस घटती या बढ़ती नहीं है, जबकि आपका ज्ञान घट या बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सी बातों को जानना ये हमारा ज्ञान है और उसका यूज़ करना वो बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है, मतलब जन्मजात होती है, बाय बर्थ मिलती है हमको, जबकि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हम एक्वायर करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। ओके, बुद्धि स्थिर होती है, ज्ञान अर्जित करने से बढ़ता है, ये हम समझ ही चुके हैं। बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है। बुद्धिमानी व्यक्ति कठिनाइयों का सामना सरलतापूर्वक कर पाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्ञान है वो हर परिस्थिति को या हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी कि कोई भी समस्या को हल कर सकता है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस की, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 टाइप बताए हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस यांत्रिक बुद्धि। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज वो है बेसिकली जिस लेवल के टास्क को बच्चा कर सकता है मेंटली। आपके मेंटल लेवल की क्या कैपेसिटी है, मीन्स आप 6 क्लास में हैं और 8th क्लास के बच्चे के बराबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपकी मेंटल एज 8th क्लास के बच्चे के बराबर होगी। क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु वो होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अब तक की आपकी एज है, वो वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। अगर क्वेश्चन आता है कभी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी इस फॉर्मूले में से किसी भी एक को गायब कर देते हैं और आपसे सही फॉर्मूला चूज़ करने के लिए कहते हैं, तो फॉर्मूला याद होना भी बहुत ज़रूरी है। समझेंगे इसको कि IQ का क्या मतलब है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि, और इसका आविष्कार किया था प्रोफेसर M.L. टर्मन ने। सबसे पहले इंटेलिजेंस को मेज़र करने का काम किया अल्फ्रेड बिने ने, यानी बुद्धि मापन का जो सबसे पहले टेस्ट किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने साइमन की हेल्प से 1905 में एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ये याद रखेंगे। IQ की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो वो सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो विलियम वुंट ने की थी। इसी में इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते थे साइंटिफिक बेसिस पर। लेकिन अगर हम बात करें फेमस IQ टेस्ट की, तो सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था ये। और ध्यान रखेंगे कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बिने ने दिया था, और बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले की बात करें तो ये दिया गया था सबसे पहले 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा, और फिर उसके बाद टर्मन ने इसे 1916 में स्टैंडर्डाइज किया था। मतलब जो विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था वो दिया था सिर्फ MA/CA, IQ = MA/CA, लेकिन बाद में टर्मन ने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके इसको मॉडिफाई करके दिया। किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है यानी मेंटल एज है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी शारीरिक आयु निश्चित होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी बच्चे की अगर हमें IQ निकालना है तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले उसकी मेंटल एज को रखेंगे, फिर क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है उससे उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आपका IQ 100 ही होगा। मतलब जैसे अगर 18 ईयर्स का है कोई और 18 ईयर्स ही उसका मेंटल एज भी 18 ईयर्स के ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, यानी दोनों एज सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर 100 ही आएगा, यानी कि वो क्या है, नॉर्मल है, एवरेज है। और अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हम इस टेबल के थ्रू उसको देख सकते हैं। यहाँ जो IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से 90 to 109 यहाँ पर नॉर्मल दिखाया गया है। इससे कम होगा तो बिलो एवरेज, इससे ऊपर होगा तो अबव एवरेज। ओके, इस तरह से हम इसको समझेंगे। टर्मन मैरल ने
लगभग 3000 स्टूडेंट्स का IQ लेवल निकाला था इसी टेबल के थ्रू। मीन्स इंटेलिजेंस टेस्ट का एक हम कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट टाइप है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये एक इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस की तरह है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्सन में मेंटल एबिलिटी कितनी है, किस क्वांटिटी में है, और टेबल के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सामान्य बुद्धि का है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है या गिफ्टेड है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी यानी एक कारक सिद्धांत। अब यहाँ से बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत को दिया था सबसे पहले बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की, न कि IQ की। IQ की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। IQ में याद रखना है IQ फॉर्मूले की खोज स्टर्न ने की थी, बाद में इसे मॉडिफाई किया था टर्मन ने। हम यहाँ बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत की। तो सबसे पहले एक कारक सिद्धांत दिया यानी यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी बिने ने। इनकी यूनिफैक्टर थ्योरी का समर्थन टर्मन और स्टर्न ने भी किया था। इन्होंने 3 से 13 साल के बच्चों पर टेस्ट कराए थे, उनको टास्क दिए और उनके इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू उनकी बुद्धि को मापा। बिने ने कहा कि बुद्धि एक अनडिविजिबल यूनिट है यानी एक अविभाज्य इकाई है। इन्होंने बुद्धि को एक कारक या एक फैक्टर के रूप में माना। इन्होंने इसको जनरल इंटेलिजेंस कहा। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी काम को करते समय बुद्धि एक ही होती है, अलग अलग फैक्टर नहीं होते, जबकि इसकी क्वांटिटी लोगों में अलग अलग हो सकती है। मतलब हर पर्सन में ये अलग अलग मात्रा में हो सकती है। मीन्स अगर कोई भी एक काम को किसी एक अच्छे ढंग से कर पाता है तो वो दूसरे कामों को भी अच्छे ढंग से कर पाएगा। या फिर इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो और सब्जेक्ट्स में भी आप अच्छे ही होंगे। मतलब ये एक ही फैक्टर मानते हैं बुद्धि का जो हर जगह एक जैसा काम करेगा। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और सब्जेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इनके इस सिद्धांत को आज इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी की ड्राइंग अच्छी कर पाता है वो तो साइंस में भी परफेक्ट होगा। इस तरह से यूनिफैक्टर थ्योरी पॉपुलर नहीं हो पाई। इसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी आई जो स्पीयरमैन द्वारा दी गई थी। अगली वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ इन्होंने जनरल फैक्टर दिया है, एक अपनी जो थ्योरी दी है यूनिफैक्टर, उन्होंने एक G फैक्टर दिया है जो जनरल है और सभी फील्ड में वही काम आता है। तो यहाँ पर इसके बाद स्पीयरमैन आए थे, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। अगली वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी और कहाँ की थी, तो वुंट ने की थी। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो बिने ने दिया था 1905 में। IQ टेस्ट का फॉर्मूले की बात आ जाती है MA/CA/100। कुछ भी एक चीज़ गायब कर देते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मूला रख देते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यूनिफैक्टर थ्योरी या एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिने ने किया था। यही सभी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। मिलेंगे अगले वीडियो में इंटेलिजेंस की अगली थ्योरी के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।